गुड इवनिंग एवरीवन। लीगल लॉ में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने सेक्शन 17 तक पढ़ लिया था। 17 बता रहा था कि कब लाइसेंस की शर्तों में फेरफार किया जा सकता है, कब लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता है और कब उसे प्रतिसंग्रहित रिवोकेशन किया जा सकता है। आज हम सेक्शन 18 पर चर्चा करेंगे कि अपील के क्या क्या अधिकार आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आपको मिले हैं। ठीक है। सेक्शन 18 अपील अपील ऑब्जेक्टिव के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन होता है। और जब आप मेंस का क्वेश्चन भी देखेंगे तो अपील अधिकारी भी एपीओ से ही प्रमोट होके जाता है। जब अपर कोर्ट्स में जाते हैं वो भी एपीओ के ही केडर से प्रमोशन होके जाते हैं। तो अपील के संबंध में भी आपको एपीओ की मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन एपीओ का बनने, अपील सेक्शन का बनने की बहुत संभावना है। अनुज्ञापन अधिकारी जो लाइसेंस ग्रांट करता है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने लाइसेंस अनुदत्त करने से इंकार करने वाले। लाइसेंस अथॉरिटी ने, यदि किसी ने लाइसेंस अथॉरिटी के पास लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दी थी और लाइसेंस अथॉरिटी ने लाइसेंस देने से इंकार कर दिया, तो लाइसेंस अनुदत्त करने से इंकार करने वाले। या किसी ने एप्लीकेशन दी थी सेक्शन 17 के सब क्लोज 2 में कि अनुज्ञप्ति की शर्तों में फेरफार करने वाला आदेश, या तो 17(1) में लाइसेंस अथॉरिटी ने आदेश दिया। 17(1) के अंदर जब लाइसेंस अथॉरिटी ने आदेश दिया कि हम लाइसेंस की कंडीशन में वेरिएशन करना चाहते हैं, फेरफार करना चाहते हैं, ऐसा कोई ऑर्डर दिया है। या तीसरा, अनुज्ञापन अधिकारी के या उस प्राधिकारी के जिसके लाइसेंस अथॉरिटी प्राधिकारी अधीनस्थ है। तो जिसके अधीनस्थ लाइसेंस अथॉरिटी आती है, मतलब लाइसेंस अथॉरिटी के सीनियर अधिकारी। तो या तो लाइसेंस अथॉरिटी या उसका सुपीरियर अधिकारी द्वारा लाइसेंस को प्रतिसंग्रहित करने वाले आदेश से व्यतीत कोई भी व्यक्ति। तीन चीजों की बात की गई है, समझना। पहले तो लाइसेंस अनुदत्त करने से इंकार करने वाला, कि किसी ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, उसको लाइसेंस देने से इंकार करने वाला आदेश हुआ। किसने किया? लाइसेंस अथॉरिटी ने लाइसेंस देने से इंकार कर दिया। दूसरा, लाइसेंस की शर्तों में फेरफार करने का आदेश कर दिया, कि लाइसेंस जिन कंडीशन तो आपका दिया गया उसमें वेरिएशन करने का आदेश लाइसेंस अथॉरिटी ने कर दिया। ये नंबर 2 बात हो गई। और नंबर 3 बात, कि या तो लाइसेंस अथॉरिटी या उसका सुपीरियर अधिकारी जिसके लाइसेंस अथॉरिटी अधीनस्थ आती है, सबॉर्डिनेट आती है, वो अनुज्ञप्ति को प्रतिसंग्रहित करने वाला आदेश करता है। तो पहला तो इंकार करने का आदेश, दूसरा शर्तों में फेरफार करने का आदेश, और तीसरा अनुज्ञप्ति को प्रतिसंग्रहित रिवोकेशन करने का जो आदेश करता है, उससे कोई भी व्यतीत व्यक्ति है जो भी उससे इस आदेश से पीड़ित है, ऐसे प्राधिकारी से जिसको एतस्मिन पश्चात, मतलब इस सब सेक्शन के पश्चात अपील प्राधिकारी कहा जाएगा, जिसको आप अपील करोगे। तो तीन आदेशों से व्यतीत व्यक्ति लाइसेंस अनुदत्त करने से इंकार करने वाले आदेश से, लाइसेंस की शर्तों में फेरफार करने वाले आदेश से, या लाइसेंस अथॉरिटी या उसकी सुपीरियर अथॉरिटी द्वारा लाइसेंस का रिवोकेशन करने वाले आदेश से जो भी व्यतीत व्यक्ति है, वो व्यतीत व्यक्ति अपील कर सकता है ऐसे प्राधिकारी से जिसको एतस्मिन पश्चात अपील प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा। और ऐसी कालावधि के अंदर, ऐसा टाइम पीरियड के अंदर आपको करना है जैसा विहित की जाए, जैसे नियमों में विहित की जाए, उस कालावधि के विरुद्ध, उस कालावधि में उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा। तो अपील का अधिकार तीन मामलों में दिया गया कि आपने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, आपका लाइसेंस का आवेदन रिजेक्ट कर दिया, इनकार कर दिया। आपके लाइसेंस की शर्तों में वेरिएशन करने वाला कोई ऑर्डर लाइसेंस अथॉरिटी निकालती है, या लाइसेंस अथॉरिटी या उसका सुपीरियर अथॉरिटी लाइसेंस को रिवोकेशन करने का आदेश निकालते हैं। तो इन तीनों आदेशों से व्यतीत व्यक्ति अपील प्राधिकारी को ऐसी कालावधि के भीतर उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा। ये अपील प्राधिकारी के आदेश से अपील की बात कर रहा है। दूसरी बात, परंतु क्या कह रहा है कि सरकार द्वारा या उसके निर्देश के अधीन कोई भी आदेश दिया गया तो उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। कि सरकार ने ऐसा कोई भी आदेश दिया लाइसेंस ग्रांट करने से कि इस क्षेत्र के किसी व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। मान लो कि एक दंगा प्रभावित क्षेत्र है, जैसे अभी मणिपुर में कुकी और मेती समुदाय में युद्ध चल रहा है, तो वहां कह दिया कि पूरे मणिपुर में एक को भी लाइसेंस
नहीं दिया जाएगा, तो ऐसा आदेश हो गया लाइसेंस अनुरद्ध करने से इनकार करने वाला आदेश। यह सभी की शर्तों में फेर फार कर दिया कि आप लाइफ एमजारी गन को अपने घर से बाहर लेकर नहीं जाएंगे, या फिर उनका लाइसेंस सबका रिवोक कर दिया सरकार ने एक ऑर्डर में, जैसा हम सेक्शन 17 के सब सेक्शन 8 या 9 के अंदर पढ़ रहे थे कि केंद्र सरकार भी गजट नोटिफिकेशन से लाइसेंस को निलंबित या रिवोक कर सकती है। तो अगर सरकार के द्वारा या सरकार के निर्देश के अधीन सरकार ने से इंस्ट्रक्शन दिए, उसके अधीन कोई आदेश किया गया तीनों में से प्रकार का है, तो लाइसेंस अनुरद्ध करने से या लाइसेंस निलंबित करने का भी किया जा सकता है। इसमें लाइसेंस निलंबित करना भी शामिल हो गया। हालांकि परंतु के रूप में दिया है तो हम तीन चीजों को ही कवर करेंगे कि लाइसेंस देने से इनकार करने वाला, लाइसेंस की शर्तों में फेरफार करने वाला, या लाइसेंस प्रति संग्रहित करने वाला आदेश है। तो ऐसे आदेश अगर केंद्र सरकार के निर्देश के अधीन दिया है या सरकार के द्वारा दिया गया है, तो ऐसे किसी भी आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं होगी। तो गवर्नमेंट ने अगर ऐसा ऑर्डर किया है तो कोई अपील नहीं होगी। लाइसेंस अथॉरिटी या उसके सुपीरियर अथॉरिटी ने किया है तो आप 18 के सबसेक्शन 1 के अंदर अपील कर सकते हैं। ये सबसेक्शन 1 है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ दूसरा, कोई भी अपील ग्रहण नहीं की जाएगी यदि उसके लिए जो टाइम पीरियड बताया था उसके पश्चात वो की जाती है। जैसे कोई स्पेसिफिक दिन कि 25 फरवरी को कोई आदेश आपके खिलाफ लाइसेंस अथॉरिटी ने दिया कि आपका लाइसेंस देने से उसने इनकार कर दिया, तो इसके ठीक टाइम पीरियड लिमिटेशन बता रखा है आर्म्स रूल में। यदि कि 30 दिन का लिमिटेशन बता रखा है, 60 का बता रखा है, 90 दिन का, तो जैसे ही 25 फरवरी से 90 दिन बीत जाते हैं उसके बाद कोई भी आपकी अपील ग्रहण नहीं की जाएगी। तो क्या बात कह रहा है कि कोई भी अपील ग्रहण नहीं की जाएगी यदि वह उसके लिए जो विहित कालावधि है, विहित कालावधि कहां बता रखी होगी, आर्म्स रूल में बताएंगे कि इतने समय के अंदर आपको अपील करनी ही करनी पड़ेगी। तो यदि उसके लिए विहित कालावधि के अवसान लिखना था, ये अवसर लिखा हुआ है, इसको अवसान कर लेना, विहित कालावधि के अवसान के पश्चात की जाए। तो अगर कोई लिमिटेशन गुजरने के बाद आपने अपील की है तो ऐसी अपील ग्रहण नहीं की जाएगी। परंतु परंतु क्या कह रहा है कि अपील करने के लिए विहित कालावधि का अवसान के पश्चात ग्रहण की जा सकेगी, कि जो टाइम पीरियड बता रखा था कि इस टाइम पीरियड के अंदर ही अपील करनी है, उस टाइम पीरियड के गुजर जाने के पश्चात भी न्यायालय के द्वारा अपील ग्रहण की जा सकती है यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का समाधान कर दे। कि अपीलार्थी क्या करेगा, अपीलेट अथॉरिटी का समाधान कर दे कि उस कालावधि के अंदर अपील न करने के उसके पास पर्याप्त हेतु थे, कि कोई रीजनेबल ग्राउंड था जिस कारण वो अपील नहीं कर पाया। मान लो कि मेरे खिलाफ एक आदेश होता है और मुझे उस आदेश के लिए अपील करने का 1 महीने का 30 दिन का टाइम दिया गया, कि मेरे खिलाफ 25 फरवरी को एक आदेश हुआ और मुझे 25 मार्च तक उसके खिलाफ अपील करने का लिमिटेशन था। पर जैसे ही मैं अपील करने के लिए 25 फरवरी को आदेश हुआ, 26 फरवरी को अपील करने के लिए अपील अधिकारी के पास जा रहा था और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और मैं पूरे 1.5 महीने कोमे में रहता हूँ। कोमा से उठने के बाद मैं जैसे ही जागता हूँ मैं तो कहता हूँ यार मैं तो अपील करनी थी, मेरे को तो मेरा टाइम पीरियड तो 30 दिन था और अब तो 45 दिन गुजर चुके हैं। तो जैसे ही अगर कोई अपील करना चाहता है तो अपील प्राधिकारी को आप वो कारण बता सकते हैं जो युक्ति युक्त हो कि उसने क्यों 30 दिन के टाइम पीरियड के अंदर अपील नहीं की, और अगर अपील अधिकारी उससे संतुष्ट है तो वो उसको विहित काल के अवसान के पश्चात भी अपील को ग्रहण कर सकेगा। तो अपील लिमिटेशन के अंदर ही करनी है, परंतु यदि अपील का लिमिटेशन गुजर जाता है उसके पश्चात आप उस लिमिटेशन में अपील नहीं करने का पर्याप्त हेतु प्रस्तुत कर देते हो अपीलेट अथॉरिटी को, या उसका समाधान कर देते हो। समाधान का मतलब उसको संतुष्ट कर देते हो कि क्यों आप अपील नहीं कर पाए, तो वो पर्याप्त हेतु पर विचार करने के पश्चात विहित काल के अवसान के बाद भी आपकी अपील को ग्रहण कर सकेगा। अपील के लिए विहित कालावधि की गणना, अपील के लिए विहित कालावधि की संगणना इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी। समझना इसको, अपील के लिए विहित कालावधि की गणना किस टाइम पीरियड के अंदर अपील करनी है वो इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 के उन उपबंधों के अनुसार की जाएगी जिसके अधीन परिसीमा काल की संगणना की जाती है। आप लिमिटेशन एक्ट 1960, लिमिटेशन एक्ट
1908 की जगह 1963 है लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजन पढ़ोगे आप सेक्शन 3 से लेकर और 24 तक परिसीमा काल की संगणना के प्रोविजन बताए गए कि कौन सा टाइम तो आपको अपवर्जित करना है, कौन सा टाइम इंक्लूड और कौन सा टाइम एक्सक्लूड करना है। तो जब भी अपील के लिए विहित कालावधि की संगणना की जाएगी कि उस 30 दिन में कौन से दिन काउंट करने, कौन से दिन नहीं काउंट करने, जिस दिन जजमेंट की कॉपी प्राप्त हुई उस दिन से लेकर जिस दिन आपने जजमेंट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया और जिस दिन आपको जजमेंट की कॉपी प्राप्त हुई वो टाइम पीरियड निकाल देते हैं। जिस दिन आपका जजमेंट आया और जिस दिन अपील कर रहे हैं वो दोनों दिन काउंट नहीं किए जाते। तो जब भी आप अपील के लिए प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड की काउंटिंग कर रहे हो, संगणना कर रहे हो, तो आप इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 के उन उपबंधों के अनुसार की जाएगी जिनके अधीन परिसीमा काल की संगणना के लिए वो टाइम पीरियड बताया गया है। तो आप लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 3 से लेकर 24 तक के प्रोविजन आपको बताते हैं कौन सा टाइम एक्सक्लूड करना है, कौन सा इंक्लूड करना है। ठीक है, कि अगर आपको अपील करने से किसी इंजेक्शन के द्वारा, व्यादेश के द्वारा रोका गया तो वो टाइम पीरियड हटा दिया जाता है। उतना टाइम पीरियड भले वो 4 महीने था, उसको हटाने के बाद 30 दिन की गणना की जाती है। सब सेक्शन 4 कहता है कि इस धारा के अधीन हर अपील लिखित अर्जी के द्वारा की जाएगी। तो रिटर्न पिटीशन के द्वारा हर अपील की जाएगी। एक रिटर्न पिटीशन होगी, उसके द्वारा अपील करनी है और जिस आदेश के विरुद्ध अपील कर रहे हो उस ऑर्डर की कॉपी भी साथ में लगानी है। तो जहां की उस आदेश के विरुद्ध, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, जिस ऑर्डर की आप अपील करना चाह रहे हो, कारणों का कथन अपीलार्थी को दिया गया है कि जिस आदेश के विरुद्ध अपील कर रहे हैं यदि वो अपील वो ऑर्डर और ऑर्डर के कारण उसमें सम्मिलित है वो अपीलार्थी को दे दिए गए हैं, तो आपको अपील के में उसका संक्षिप्त विवरण भी लगाना होगा और ऐसी फीस जो विहित की जाए उसके साथ होगी। तो आप जब भी किसी ऑर्डर की अपील करने जा रहे हो, इस सेक्शन के अंदर 3 प्रकार के ऑर्डर की अपील की बात कर रहा है। या तो लाइसेंस देने से इनकार करने वाला ऑर्डर हो सकता है, लाइसेंस की शर्तों में फेरफार करने वाला आदेश हो सकता है, या लाइसेंस को रिवोकेशन करने का आदेश है। इन तीनों आदेश की अपील करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको रिटर्न पिटीशन लगानी है। दूसरा, यदि आपको ऑर्डर की कॉपी मिल गई है तो आपको संक्षिप्त कथन लिखने होंगे कि आप उस ऑर्डर की किस बात से व्यतीत हैं, उसका संक्षिप्त विवरण देना पड़ेगा कि इन विवरण के आधार पर हम अपील कर रहे हैं और साथ में एक फीस होगी। ये विवरण, संक्षिप्त विवरण है, ये ऑर्डर कॉपी के रूप में ही होते हैं कि आपका ऑर्डर होता है, ऑर्डर में ऑर्डर के कारण भी अभिलिखित रहते हैं, तो संक्षिप्त विवरण एज ए ऑर्डर कॉपी ही माना जाता है। तो रिटर्न पिटीशन, लिखित अर्जी प्लस उसके साथ ऑर्डर की कॉपी और जो अपील के लिए फीस निर्धारित हो रही है वो फीस भी उसके साथ पेश किए जाएंगे। तो इस धारा के अधीन हर अपील लिखित अर्जी द्वारा पेश की जाएगी और उस आदेश का जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है यदि उसकी कॉपी और उसका संक्षिप्त विवरण और ऐसी फीस जो विहित की जाए उसके साथ होंगे। ये लिख दो, सीधा सा आंसर ये बन जाता है। ठीक है, जो विहित की जाए, जो कारण अपीलार्थी को दिया गया था, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती। 3 चीजें, लिखित अर्जी, आदेश जिसके विरुद्ध अपील कर रहे हो, या फिर आदेश का संक्षिप्त विवरण लिख सकते हो और ऐसी फीस, क्योंकि आपको आदेश की कॉपी तो हमेशा रिटर्न पिटीशन के साथ लगानी होगी कि इस आदेश के विरुद्ध अपील कर रहे हैं, तो आदेश की कॉपी ही संक्षिप्त विवरण होती है, प्लस ऐसी फीस जो भी उस अपील के लिए विहित की गई है वो फीस उसके साथ संलग्न करके अपील में लगानी होगी। अपील निपटाने में अपील प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसा विहित की जाए, कि जब भी वो अपील को डिस्पोज ऑफ कर रहा होगा, अपीलेट अथॉरिटी ऐसे प्रोसीजर को फॉलो अप करेगा जैसा रूल्स में बता रखा है। परंतु आप कोई सा भी प्रोसीजर फॉलो करो, रूल में है, पर एक जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि आप अपीलार्थी को सुनो, सामने वाले पक्ष को सुनो, वो फॉलो अप करना होता है कि अपील निपटाने में अपील प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी विहित की जाए। परंतु कोई भी अपील तब तक नहीं निपटाई जाएगी जब तक कि अपील करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया।
आपने एक ऑर्डर की अपील की और अपील को प्रथम दस्ते अपील अधिकारी ने खारिज कर दिया, आपको एक बार भी कोर्ट में उपस्थित होके उसके खिलाफ बोलने का अवसर नहीं दिया, तो ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अनुपालना नहीं है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहता है दोनों पक्षों को सुनो और उस पर विचार करने की। तो अपील करने वाले अपीलार्थी को हमेशा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देना है, उसके बाद ही वो अपील को डिस्पोज ऑफ करना। क्योंकि अपीलार्थी कोर्ट में आपसे रिलीफ मांगने आया, आपने उसको नहीं सुना और डायरेक्ट अपील का जज अपील पर निर्णय कर दिया, तो फिर जिस पर्पज से वो आया था क्या उसको तो न्याय मिला ही नहीं जब आपने उसको सुनवाई का अवसर नहीं दिया। तो जो भी अपील लेके आया है उसकी अपील को तब तक निपटारा नहीं करेंगे जब तक अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता। सबसेक्शन 6 कहता है कि जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है वह उस दशा के सिवाय जिसमें अपील प्राधिकारी सशर्त या अशर्त अन्यथा निर्देश दे तब तक प्रवृत्त रहेगा। कि एक ऑर्डर था, उस ऑर्डर की अपील की गई। ऑर्डर क्या था कि इनका लाइसेंस प्रति संग्रहित किया जाता है, कि उसके खिलाफ अपील की गई। तो जब तक कि अपील प्राधिकारी या तो विद कंडीशन या विदाउट कंडीशन कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे देता, तब तक वो पहला वाला जो ऑर्डर किया था लाइसेंस अथॉरिटी ने, चाहे वो प्रति संग्रहण का ऑर्डर था या निलंबित या लाइसेंस देने से इनकार करने का ऑर्डर था या अन्य प्रकार का ऑर्डर था, वो तब तक प्रवर्त बना रहेगा, एनफोर्स रहेगा, जब तक कि ऐसी अपील, जब तक कि ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील निपटाई जाना लंबित रहता है। कि जब तक आदेश पारित हुआ और वो आदेश की अपील की गई है, अपील जब तक लंबित है तब तक जो आदेश पारित हुआ था वो प्रवर्त रहेगा। कब प्रवर्त नहीं रहेगा? जब अपील अथॉरिटी ने उस आदेश को पलट दिया हो या उस आदेश में चेंजिंग कर दिया हो। तो जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है वह उस दशा के सिवाय जिसमें अपील प्राधिकारी या तो सशर्त या अशर्त या तो सशर्त या बिना शर्त के अन्यथा निर्देश दे तब तक प्रवर्त रहेगा, जब तक कि ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील का निपटाया जाना लंबित रहता है। कि जब तक ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील पेंडिंग है तब तक निचले वाले न्यायालय का आदेश ही प्रवर्त रहेगा। ठीक है। या हो सकता है कि जैसे ही आपने अपील पेश करी और वहां अपील पेश करते ही अपील अथॉरिटी कोई विद कंडीशन विदाउट कंडीशन निर्देश दे दे कि जो निचले कोर्ट का ऑर्डर है इस पर हम स्टे लगाते हैं, ये ऑर्डर प्रवर्त में नहीं रहेगा और इसका लाइसेंस वापस ग्रांट कर दिया जाए। जब अंतिम डिस्पोज होगा तो उसके आदेश के अधीन रहेगा। तो निचले न्यायालय का जिस आदेश के विरुद्ध निचले अपील अथॉरिटी निचला लाइसेंस अथॉरिटी का जो आदेश था जिसके विरुद्ध अपील कर रहे थे, तो जब तक अपील प्राधिकारी या तो कोई निर्देश नहीं दे देता, चाहे विद कंडीशन दो या विदाउट कंडीशन, या फिर अपील के लंबित रहना, अपील जब जो लंबित है वो निपटा नहीं दी जाती, तब तक निचले न्यायालय का आदेश ही प्रवर्त में रहेगा या लाइसेंस अथॉरिटी का आदेश ही प्रवर्त में रहेगा। बात को समझ गए ना? सबसेक्शन 6 में क्या कहना चाह रहा हूं, दोबारा समझ लेना एक बार। देखो कि निचले लाइसेंस अथॉरिटी ने जो आदेश दिया था कि लाइसेंस देने से इनकार करने का दिया हो या लाइसेंस की शर्तों में फेरफार करने का दिया हो या लाइसेंस को रिवोकेशन करने का आदेश दिया हो, ऐसा आदेश अपील के डिस्पोज होने तक प्रवर्त रहता है, इनफोर्स में रहता है, जैसा आदेश निचले न्यायालय ने दिया। एक कंडीशन में बदल सकता है कि जैसे आपने अपील की और अपील अधिकारी ने या तो सशर्त या अशर्त निर्देश दे दिया हो कि निचले वाले न्यायालय के आदेश को अब पर हम रोक लगाते हैं और अब रोक लगने के बाद जैसा पहले ऑर्डर था वैसा ही प्रवर्त रहेगा। तो जब तक अपील अधिकारी सशर्त या बिना शर्त के अन्यथा निर्देश नहीं दे तब तक वो निचले जो लाइसेंस अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पारित किया था उसका आदेश प्रवर्त रहेगा। जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसे पुष्ट करने वाला, उपांतरित करने वाला और उलटने वाला अपील प्राधिकारी का हर आदेश अंतिम होगा। कि जिस लाइसेंस अथॉरिटी के आदेश की आपने अपील की है उसको पुष्ट करने वाला, पुष्ट करने का मतलब कंफर्म करने वाला, कि निचले न्यायालय ने कहा था कि इसको लाइसेंस अथॉरिटी ने कहा था कि इसको लाइसेंस नहीं दिया जा सकता, ये गुस्सेल स्वभाव का, उसने अपील करी और अपील में भी अपीलेट अथॉरिटी ने कह दिया कि हाँ ये गुस्सेल स्वभाव को, इसका जो निचले लाइसेंस अथॉरिटी ने ये जो ऑर्डर दिया है इसको हम कंफर्म करते हैं। पुष्ट करने का मतलब हो जाता है
निचले न्यायालय के आदेश को कन्फर्म करना, जैसा निचले न्यायालय ने आदेश दिया था या लाइसेंस अथॉरिटी ने जो आदेश दिया था उसको फाइनल कर देता है। उपांतरित कि निचले लाइसेंस अथॉरिटी ने जो ऑर्डर दिया था उसको मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करने का मतलब उसने कहा था कि हम लाइसेंस ग्रांट नहीं कर सकते, ये गुस्सेल स्वभाव का, पर उसने लाइसेंस के लिए दो शर्तें पेश की थी कि मुझे अपनी सुरक्षा के लिए और फसल की सुरक्षा के लिए लाइसेंस चाहिए। तो आप कह देते हो कि ये गुस्सेल स्वभाव का लाइसेंस नहीं दे सकते, तो दूसरे ग्राउंड पर अपील अधिकारी कह सकता है कि हाँ इसको सुरक्षा के लिए लाइसेंस नहीं दे सकते, पर खेत के पर्पज के लिए तो फसल की सुरक्षा के लिए तो दे ही सकते हैं। तो या तो लाइसेंस निचले लाइसेंस अथॉरिटी ने जो ऑर्डर किया था उसमें चेंजिंग कर देगा कुछ, या उसको निचले लाइसेंस अथॉरिटी ने जो ऑर्डर दिया था उसको कंफर्म कर देगा, या उसको उलट भी सकता है। उलटने वाला आदेश करेगा, जो भी आदेश करेगा वो अंतिम होगा। तो अपील अधिकारी चाहे तो कंफर्म करे या मॉडिफाई करे या फिर उलट दे, मतलब उस आदेश को बिल्कुल ही पलटकर नया आदेश दे दे। ऐसा हर आदेश जो लाइसेंस अथॉरिटी के द्वारा दिया जाएगा वो अंतिम होगा, फाइनल आदेश होगा। ये चैप्टर 18 बता रहा था, सेक्शन 18 बता रहा था। क्या क्या बता रहा था एक बार देख लो। फर्स्ट में कह रहा था कि 3 चीजों की अपील की जा सकती है। लाइसेंस अनुरद्ध करने से इनकार करने का आदेश है, लाइसेंस की शर्तों में फेरफार का आदेश है, या फिर लाइसेंस रिवोकेशन का आदेश है। इससे व्यतीत व्यक्ति अपील कर सकता है अपीलेट अथॉरिटी के पास। पर सरकार ने कोई आदेश दिया है, सरकार के निर्देश के अधीन कोई आदेश दिया गया है तीनों में से किसी प्रकार का, तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। सब सेक्शन 2 कह रहा था टाइम पीरियड गुजर जाने के पश्चात कोई अपील ग्रहण नहीं की जाएगी, पर आप रीजनेबल रीजन दे देते हो तो आपकी अपील ग्रहण कर लेंगे। अपील के लिए टाइम पीरियड की गणना करने में लिमिटेशन एक्ट के वो बंद जो सेक्शन 3 से लेकर 24 तक है वो सभी लागू होंगे। फोर्थ कहता है अपील अर्जी उसके साथ जो ऑर्डर जिसकी अपील कर रहे हो और फीस के साथ पेश की जाएगी। 5 अपील को निपटाने में ऐसी प्रक्रिया जो विहित की गई है उसका अनुसरण किया जाएगा, पर अपीलार्थी को सुनने का अवसर जरूर देना है एक बार। जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है वो आदेश या तो अब जब तक अपील अधिकारी ने सशर्त या असर्त उसको अन्यथा निर्देश नहीं दे दिया उसके संबंध में, वो तब तक प्रवर्त रहेगा जब तक कि ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील का निपटारा किया जाना लंबित रहता है। जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसे पुष्ट करने वाला, उपांतरित करने वाला या उसको उलटने वाला हर अपील अधिकारी का हर आदेश फाइनल होगा, अंतिम होगा, उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी। ठीक है। शक्तियां और प्रक्रिया, ये प्रक्रिया लिखा हुआ, शक्तियां लिखाई में आ गया। प्रक्रिया और शक्तियां चैप्टर 4 अध्याय 4 की बात करता है कि प्रक्रिया और शक्तियां की बात करता है कि क्या क्या तो पावर्स है और क्या क्या प्रक्रिया आपको फॉलो अप करनी होगी। तो अनुज्ञप्ति आदि पेश करने की मांग करने की शक्ति, कि कोई भी लाइसेंस पेश करने के लिए आपसे डिमांड कर सकता है, पावर होती है पुलिस अधिकारी के पास या केंद्र सरकार के द्वारा जिस अधिकारी को सशक्त किया गया है कि वो किसी वक्त आपसे लाइसेंस की डिमांड कर सकता है और आपको लाइसेंस पेश करना पड़ेगा। तो सब सेक्शन 1 कह रहा है कि कोई पुलिस ऑफिसर या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त अन्य ऑफिसर किसी व्यक्ति से जो आयुध या गोला बारूद वहन कर रहा है, वहन मतलब कैरी कर रहा है, कि मैं अपने कंधे पे लाइसेंस वाली बंदूक लेके घूम रहा हूँ और सड़क पे चल रहा हूँ, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर है या केंद्र सरकार के द्वारा जिसको सशक्त किया गया, जैसे एफडीएम तहसीलदार होते हैं, इनको ऑथोराइज किया गया है, तो वो किसी व्यक्ति से जो या तो आयुध लेके चल रहा है या गोला बारूद कैरी कर रहा है, लेकर चल रहा है, उससे अपने लाइसेंस पेश करने की मांग कर सकेगा। तो मैं अपने गन पीछे टांग के चल रहा हूं तो रास्ते में पुलिस वाले रुका के, मुझे कोई भी पुलिस ऑफिसर या एफडीएम रुकाकर मेरे से डिमांड कर सकता है कि ये जो आप हथियार लेके चल रहे हो, जो आर्म्स लेके चल रहे हो, इसका लाइसेंस पेश कीजिए, मुझे लाइसेंस दिखाइए। सब सेक्शन 2 कहता है कि यदि वह व्यक्ति जिससे मांग की जाए अनुज्ञप्ति पेश करने से इनकार करे, कि जिस व्यक्ति से पुलिस ऑफिसर या केंद्र सरकार द्वारा अथोराइज ऑफिसर के द्वारा डिमांड की गई थी कि आप लाइसेंस पेश करें, वह व्यक्ति कहता है लाइसेंस पेश करने से इनकार कर देता है या फिर पेश करने में असफल रहता है, या तो मुंह पे ही कह देता है नहीं दिखाता मैं तो लाइसेंस, या वो कहता है हाँ दिखा रहा हूं सर मैं, दो टाइम दो, और वो लाइसेंस को पेश करने में असफल रहता है, या
यह दर्शित करने से इंकार करे या करने में असफल रहे कि ऐसा आयुध या गोला बारूद को अनुज्ञप्ति के बिना वहन करने के लिए वह इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रचलित विधि के आधार पर हकदार है। लंबा पैराग्राफ है, समझना कि या तो यह दर्शित करने से बिल्कुल इंकार कर दे या यह समझाने में असफल रहे कि ये आर्म्स से ये गोला बारूद हो, इसको विदाउट लाइसेंस में कैरी करने के लिए आर्म्स एक्ट में मेरे को अधिकार दिया गया या उस समय जो भी प्रवृत्त विधि है उसके अनुसार मैं बिना लाइसेंस के ये हथियार आर्म्स कैरी कर सकता हूं, मुझे ऐसा अधिकार मिला है। अगर यह साबित करने में असफल रहता है या ये दर्शित करने से इंकार कर देता है तो उस अवस्था में संप्रक्त ऑफिसर उसके नाम और पता बताने की अपेक्षा कर सकेगा कि ना तो तेरे पास लाइसेंस है, या तो लाइसेंस देने से तूने इंकार कर दिया, या लाइसेंस पेश करने में तू असफल रहा, या फिर जो हथियार तू लेके जा रहा है इसके संबंध में तू कह रहा है कि मैं आर्म्स एक्ट के अधीन इसको ले जाने का हकदार हूं, तो भैया बता आर्म्स एक्ट में कहां ऐसा लिखा है कि तू खुले में तलवार लेके घूम सकता है। जैसे मैं बात करता हूं कि मेरे बैग के अंदर अक्सर मैं शिव जी को लेकर चलता हूं, मैं शिव जी का एक भक्त हूं, तो मैं क्या करता हूं शिवलिंग को कई बार ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अपने बैग में रखता हूं, सफेद संगमरमर का बना हुआ शिवलिंग है। तो एक बार मुझे पुलिस स्टेशन पे चेकिंग के दौरान रोक लिया गया, जब मैं दिल्ली था उस दौरान मुझे रोक लिया गया और उन्होंने कहा आपकी बैग के अंदर हथियार है। और मैंने कहा सर ऐसा कोई हथियार नहीं, कि नहीं गन की शेप का कोई हथियार है आपके बैग के अंदर, और ये मेटल जो उनका स्कैन करने का होता है लगेज स्कैनर उसमें नजर आ रहा था। उन्होंने मुझे दिखाया इधर आओ ये हथियार है, बैग इधर लाओ खोलो। फिर मैंने कहा कि सर शिवलिंग है, मैंने उनको खोल के दिखाया और मैंने पेश कर दिया। मान लो कि वहां शिवलिंग नहीं होके मैं एक चक्कू साथ में कैरी करता जो अपने घर में सब्जी वगैरह काटने में यूज आता है, क्योंकि मेरे को मान लो एप्पल खाने का शौक है या कोई भी फल खाने का शौक है। एप्पल बहुत महंगा फल है, हम जैसे आम आदमियों के बस की बात नहीं है, 250 रुपये किलो आता है। तो मान लो और कोई फल होता अमरूद वगैरह खाने के लिए, मैं अगर चाकू वगैरह कोई कैरी करता और मुझे कहीं पर रोक लिया जाता है ऐसे रेलवे स्टेशन पे, और वह कहते हैं कि आप ये जो हथियार लेके जा रहे हो ये हथियार आप नहीं ले जा सकते, क्या आप इसका के पास इसका लाइसेंस है। मैं कहता कि सर चाकू बिना लाइसेंस के ले जा सकते हैं, मुझे अधिकार मिला। या तो मैं दर्शित करने से इंकार कर देता कि मेरे पास तो लाइसेंस नहीं है, या मैं उनको ये दर्शित करने में असफल रहता कि इस हथियार को बिना लाइसेंस के वहन कर सकते हैं। मुझे आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अधिकार मिला हुआ कि मैं जो घरेलू उपयोग का चाकू है वो अपने साथ वहन कर सकता हूं। तो या तो हम उनको सेटिस्फाई करने में असफल रहे या उनको ये दर्शित करने में से इंकार कर देते हैं कि हमें तो पता नहीं कि चाकू ले जा सकते या नहीं ले जा सकते। उस दशा में संपर्क ऑफिसर जो जुड़ा हुआ है, जो ऑफिसर जुड़ा हुआ है कौन सा, या तो पुलिस ऑफिसर हो सकता है या केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष सशक्त ऑफिसर है उसके लिए यह संपर्क ऑफिसर है। तो जो ऑफिसर हमें चेक कर रहा है, जिसने हमारे पास से हथियार प्राप्त किए, वो हमसे नाम और पता बताने की अपेक्षा कर सकेगा कि आपका नाम बताओ और पता बताओ। और यदि ऐसा ऑफिसर आवश्यक समझे तो उस व्यक्ति से वह आयुध या गोला बारूद जिसको लेकर जा रहा है अभिग्रहित कर सकेगा। सब सेक्शन 2 को समझना कि कोई व्यक्ति है जिससे डिमांड किया था पुलिस ऑफिसर ने या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अथोराइज जिसको पावर दी गई थी, सशक्त किया गया था, उस ऑफिसर ने डिमांड की कि लाइसेंस पेश करो, और वो व्यक्ति या तो लाइसेंस पेश करने से इंकार कर देता है कि मैं लाइसेंस पेश नहीं करूंगा, या लाइसेंस पेश करने में असफल रहता है क्योंकि उसके पास लाइसेंस था ही नहीं किसी प्रकार का। उस कंडीशन में या फिर वो यह दर्शित करने से इंकार कर दे या यह दर्शित करने में असफल रहे कि जो हथियार वो लेके जा रहा है उसको बिना लाइसेंस के भी वहन करने का आर्म्स एक्ट के अधीन या उस समय प्रवर्तित जो भी कोई इन्फोर्समेंट में जो भी लॉ है उसके अनुसार वो बिना लाइसेंस उस हथियार को ले जाने का हकदार है। अगर ऐसा दर्शित करने में असफल रहता है या ऐसा दर्शित करने से इंकार कर देता है तो जो भी संपर्क ऑफिसर है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या केंद्र सरकार द्वारा विशेषतः सशक्त ऑफिसर है, वो आपसे आपका नाम और पता बताने की अपेक्षा कर सकता है कि मिस्टर जो आप हथियार लेके जा रहे हो आप आपका नाम और पता बताओ।
और अगर ऐसा ऑफिसर को लगता है कि यह हथियार वाकई में खतरनाक श्रेणी का, इसने हमें सेटिस्फाई जवाब नहीं दिया, लाइसेंस पेश नहीं किया, उस अवस्था में वह उस आयुध या गोला बारूद को जिसको मैं लेकर जा रहा हूं उसको अभिग्रहित कर सकेगा, सीज कर सकेगा। ठीक है। तो फर्स्ट में बता रहा है कि पुलिस ऑफिसर, केंद्र सरकार, दोनों में से कोई भी, अगर कोई व्यक्ति जो आर्म्स लेके जा रहा है, गोला बारूद लेके जा रहा है, उससे लाइसेंस पेश करने की डिमांड कर देगा। अगर वो लाइसेंस पेश करने से इनकार करता है, पेश करने में असफल रहता है, या जो आर्म्स लेके जा रहा है उनको बिना लाइसेंस के ले जा सकता है ऐसा दर्शित करने में असफल रहता है, तो उससे नाम और पता बताने की पुलिस ऑफिसर या संपर्क ऑफिसर जो भी है वो नाम और पता बताने की अपेक्षा करेगा। और यदि उसको लगता है कि नाम पता से काम नहीं चलेगा, इस व्यक्ति का ये आर्म्स और गोला बारूद हमें जब्त कर लेना चाहिए, तो अब उसको अभिग्रहित कर लेगा। यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इनकार करे या संपर्क ऑफिसर को यह संदेह है कि वह व्यक्ति मिथ्या नाम और पता दे रहा है या उसके फरार होने का आशय है, तो ऐसा ऑफिसर उसको वारंट के बिना गिरफ्तार कर लेगा। कि यदि व्यक्ति नाम और पता बताने से इनकार कर दे, जैसे मैं आपको नाम और पता बताने से इनकार कर रहा हूं, तो आप पुलिस ऑफिसर हो और मैं कह रहा हूं कि नहीं मैं तो नाम पता नहीं बताऊंगा, इस कंडीशन में या संपर्क ऑफिसर को मैं ऐसा नाम पता बताता हूं जिसके संबंध में शंका हो, कि जैसे मैंने नाम बता दिया कि मैं ये नाम है और मैं 12 जिले का रहने वाला हूँ, वो 12 जिले में पूछे कि कौन सी कॉलोनी का, अब मैं 12 का रहने वाला तो था नहीं, मैंने झूठा पता दे दिया, मैं कह देता हूँ मैं 12 में कृष्णा नगर का हूँ, और 12 के अंदर वो गूगल सर्च करते हैं तो कृष्णा नगर नाम का कोई एरिया ही नहीं है। तो जहां पुलिस वाले को लगता है कि इसने झूठा नाम और झूठा पता बताया है और ये फरार होने का आशय रखता है, और या नाम या पता बताने से वो इनकार कर देता है, इन तीनों ही कंडीशन में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकेगा। ठीक है। तो सेक्शन 19 में तीन चीजें हैं। पहला, तो जो भी आर्म्स गोला बारूद लेके जा रहा है उससे पुलिस ऑफिसर केंद्र द्वारा सशक्त ऑफिसर लाइसेंस पेश करने की डिमांड कर सकेगा। दूसरा, यदि वह लाइसेंस पेश करने से इनकार करता है या पेश करने में असफल रहता है, या जो गन लेके, जो हथियार लेके जा रहा है उसके संबंध में वह ये साबित करने में असफल रहता है कि बिना लाइसेंस के उसको वहन करने का उसको अधिकार है, ऐसी अवस्था में संपर्क ऑफिसर उससे नाम पता पूछेगा और उसको ठीक समझे, यदि आवश्यक समझे तो उस हथियार को भी अभिग्रहित कर लेगा। तीसरा बात कहता है, तीसरा सबसेक्शन कहता है कि यदि वह व्यक्ति नाम और पता बताने से बिल्कुल इनकार कर देता है, या संपर्क ऑफिसर को यह संदेह है कि जो नाम और पता मैंने बताया है वो मिथ्या है, या मैं फरार होने के आशय से कोई झूठी जानकारी दे रहा हूं, या फरार होने की मेरी मुस्तैदी नजर आ रही है कि मैं भाग जाऊंगा ऐसा लग रहा है, तो उसे वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकेगा, बिना वारंट के ऐसा ऑफिसर गिरफ्तार कर सकेगा। ये सेक्शन 19 बात करता है। इंग्लिश देख लेते हैं, अभी सेक्शन 20 भी पढ़ाऊंगा, शांति बनाए रखना। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ लाइसेंस अथॉरिटी रिफ्यूजिंग टू ग्रांट ए लाइसेंस, कि एक पर्सन है वो व्यतीत है किससे, एन ऑर्डर ऑफ ए लाइसेंस अथॉरिटी, क्या लाइसेंस अथॉरिटी के एक ऑर्डर से व्यतीत है। ऑर्डर क्या है, रिफ्यूजिंग टू ग्रांट ए लाइसेंस, कि उसको लाइसेंस देने से इनकार कर दिया, या वेरिंग द कंडीशन ऑफ ए लाइसेंस, लाइसेंस की शर्तों में फेरफार कर दिया, बाय एन ऑर्डर ऑफ ए लाइसेंस अथॉरिटी और द अथॉरिटी टू वूम द लाइसेंस अथॉरिटी सबऑर्डिनेट। तो एक एन ऑर्डर ऑफ लाइसेंस अथॉरिटी या लाइसेंस अथॉरिटी की सुपीरियर अथॉरिटी के द्वारा सस्पेंड करने का या रिवोक करने का, लाइसेंस को सस्पेंड या रिवोक करने का जो आदेश दिया गया है, उसके अगेंस्ट ऑर्डर टू सच अथॉरिटी, जिसको हेयर आफ्टर रेफर्ड एज ए अपीलेट अथॉरिटी, इसके बाद में अपील अथॉरिटी के रूप में रेफर किया जाएगा, उसको ऑर्डर कर सकते हैं, उसको अपील कर सकते हैं विद इन सच पीरियड एज में भी प्रेस्क्राइब। दोबारा पढ़ देता हूं, ठीक है, मुझे थोड़ा नींद आ रहा था, क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेट नाइट हो चुकी है, आज सुबह भी जल्दी उठ गया था, सो नहीं पाया। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द लाइसेंस अथॉरिटी, कि लाइसेंस अथॉरिटी के एक ऑर्डर से एग्रीव पर्सन है, वो लाइसेंस अथॉरिटी के ऑर्डर से एग्रीव है, क्या क्या ऑर्डर दिया है उसने जिससे वो एग्रीव है, व्यतीत है, कि उसने रिफ्यूजिंग टू ग्रांट ए लाइसेंस,
या तो लाइसेंस को अनुदित करने से इनकार कर दिया, या वेरिंग द कंडीशन ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस की शर्तों में फेरफार कर दिया, या लाइसेंस अथॉरिटी या उसका सुपीरियर अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है सस्पेंड या रिवोक करने का लाइसेंस को, तो मे प्रिफर एन अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर ऑफ सच अथॉरिटी, जिसको अपील अथॉरिटी कहा जाएगा, विद इन सच पीरियड एज में बी प्रेस्क्राइब, प्रोवाइडेड दैट नो अपील सेल लाई अगेंस्ट एनी ऑर्डर मेड बाय अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो नो अपील सेल लाई अगेंस्ट, कोई भी अपील नहीं होगी किसके खिलाफ, एनी ऑर्डर मेड बाय गवर्नमेंट या अंडर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, या तो ऑर्डर मेड बाय गवर्नमेंट है या ऑर्डर अंडर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट है। नो अपील सेल बी एडमिट इट इज प्रीफर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड प्रेस्क्राइब देयरफॉर, कि कोई भी अपील एडमिट नहीं की जाएगी यदि वह पीरियड है जो अपील करने का प्रेस्क्राइब पीरियड है उसके एक्सपायर होने के बाद पेश की जाती है। पर प्रोवाइडेड डेट एन अपील में बी एडमिट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड प्रेस्क्राइब देयरफॉर इफ द अपीलेंट सेटिस्फाई टू अपील अथॉरिटी दैट ही हैज ए सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट प्रीफरिंग द अपील विद इन दैट पीरियड, कि उसको अपील नहीं करने के लिए उसके पास सफिशिएंट कोज था, इसलिए वो टाइम पीरियड के अंदर अपील नहीं कर सका। द पीरियड प्रेस्क्राइब फॉर एन अपील शेल बी कंप्यूटेड, कि जो गणना करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908, कि जो भी पीरियड प्रेस्क्राइब किया गया है अपील के लिए वो कंप्यूट करेंगे तो उस समय लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग की जाएगी। प्रोविजन सेक्शन 3 टू लेकर सेक्शन 24 तक, टू रेस्पेक्ट टू द कम्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन देयर आफ्टर, जहां लिमिटेशन एक्ट में जो गणना के लिए प्रोविजन बता रखे हैं सेक्शन 3 से लेकर 24, उनके अनुसार ही लिमिटेशन पीरियड की गणना की जाएगी। एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शेल बी मेड बाय ए पिटीशन इन राइटिंग, कि जो भी अपील की जाएगी वो पिटीशन इन राइटिंग शेल बी एक्कम्पनीड बाय ए ब्रीफ स्टेटमेंट। उस रिटर्न पिटीशन में एक ब्रीफ स्टेटमेंट भी आपको डालना होगा ऑफ द रीजन ऑफ द ऑर्डर, कि उस ऑर्डर के कारणों को अपील्ड अगेंस्ट वेयर सच स्टेटमेंट हैज बीन फर्निश, अगर उसको वो स्टेटमेंट प्राप्त हो गया टू द अपीलेंट एंड बाय सच ए फीस एज में बी प्रेस्क्राइब। तो रिटर्न पिटीशन के साथ ब्रीफ स्टेटमेंट जिसमें रीजन होंगे ऑर्डर से संबंधित और फीस जो भी प्रेस्क्राइब की जाए। इन डिस्पोजिंग ऑफ एन अपील द अपील अथॉरिटी शेल फॉलो सच प्रोसीजर एज में बी प्रेस्क्राइब, कि जब भी अपील अथॉरिटी अपील को डिस्पोज करेगी तो प्रोसीजर जो भी प्रेस्क्राइब किया गया उसको फॉलो करेगी। प्रोवाइडेड डेट नो अपील शेल बी डिस्पोज ऑफ अनलेस द अपीलेंट हैज बीन गिवन ए रीजनेबल अथॉरिटी टू बिंग हियर्ड, कि कोई भी अपील डिस्पोज नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलेंट हैज बीन गिवन ए रीजनेबल अथॉरिटी टू बिंग हियर्ड, जब तक आपने उसको सुनने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया हो। द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट सेल अनलेस द अपीलेट अथॉरिटी कंडीशनली या अनकंडीशनली डायरेक्ट अदरवाइज बिंग इन फोर्स पेंडिंग द डिस्पोजल ऑफ अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर। द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट सेल अनलेस द अपील अथॉरिटी कंडीशनली और अनकंडीशनली डायरेक्ट अदरवाइज, कि अपील अथॉरिटी कंडीशनली या अनकंडीशनली कुछ डायरेक्ट कर देते हैं, उसके अलावा बी इन फोर्स पेंडिंग द डिस्पोजल ऑफ अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर, कि उस ऑर्डर के खिलाफ जो अपील की गई है वो जब तक डिस्पोज नहीं हो जाती तब तक वह प्रवर्त रहेगा जो ऑर्डर था जिसकी अपील की जा रही थी। एवरी ऑर्डर ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी कन्फर्मिंग, या तो कन्फर्म किया जा रहा है या मॉडिफाई किया जा रहा है या रिवर्स किया जा रहा है, पलटा जा रहा है, एन ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट शेल बी फाइनल, कि जो भी अपील अथॉरिटी के द्वारा ऑर्डर कन्फर्म किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है या फेरफार किया जा रहा है, ऐसा हर ऑर्डर फाइनल होगा, अंतिम होगा। चैप्टर 4 पावर्स की बात करता है, प्रोसीजर की बात करता है कि शक्तियां और प्रक्रिया क्या होगी, ये चैप्टर 4 में बताएगा। 19 से लेकर और 24 तक ये चैप्टर चलेगा। तो पावर टू डिमांड प्रोडक्शन ऑफ लाइसेंस ईटीसी।
any police officer or any other officer specially empowered by special empowered in the behalf of the central government। या तो पुलिस ऑफिसर या सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे स्पेशल एम्प्लॉयड किया गया एनी अदर पुलिस ऑफिसर है, मे डिमांड द प्रोटेक्शन ऑफ हिज लाइसेंस फ्रॉम एनी पर्सन वो इज कैरिंग एनी आर्म्स और एम्यूनिशन। कि कोई भी व्यक्ति जो कैरी कर रहा है आर्म्स और एम्यूनिशन को, उससे वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर में डिमांड तो प्रोटेक्शन टू हिज लाइसेंस, कि आपका लाइसेंस हमें प्रोडक्शन करें, हमें प्रस्तुत करें, अनुदत करें। इफ द पर्सन अपॉन whom a demand is made refuse or fail to produce the license, कि जिस व्यक्ति से लाइसेंस की डिमांड की जा रही है वो रिफ्यूज करता है या फेल टू प्रोड्यूस द लाइसेंस, या तो लाइसेंस पेश करने से रिफ्यूज कर देता है या प्रोड्यूस करने से फेल हो जाता है, और टू शो दैट ही इज एंटाइटल्ड टू वर्च्यू ऑफ दिस एक्ट या एनी अदर एक्ट इन द टाइम बीइंग इन्फोर्स टू कैरी सच आर्म्स और एम्यूनिशन विदाउट द लाइसेंस। अगर वो एंटाइटल है इस एक्ट के अधीन या एनी अदर एक्ट के अधीन जो समय इन्फोर्स में है, उसके अनुसार आर्म्स या एम्यूनिशन कैरी करने के लिए वो विदाउट लाइसेंस आर्म्स और एम्यूनिशन कैरी करने के लिए एंटाइटल्ड है, और वो ऐसा करने में फेल हो चुका है, तो द ऑफिसर मे रिक्वायर हिम टू गिव हिज नेम और एड्रेस। ऑफिसर उससे डिमांड कर सकता है, मांग कर सकता है कि आपका नाम और पता बताओ, और इफ सच ऑफिसर कंसीडर इट नेसेसरी, अगर उस ऑफिसर को लगता है कि ये जरूरी है, सीज फ्रॉम दैट पर्सन आर्म्स एंड एम्यूनिशन विच ही इज कैरिंग, कि अगर पुलिस ऑफिसर को नेसेसरी लगता है तो सीज कर सकता है उस पर्सन के आर्म्स और एम्यूनिशन को जो वो कैरी कर रहा है, उस समय लेकर चल रहा है। तो पहले नाम पता पूछेंगे, और पुलिस ऑफिसर को नेसेसरी लगता है तो सीज कर सकता है आर्म्स और एम्यूनिशन को जो वो कैरी कर रहा है वो व्यक्ति। इफ दैट पर्सन रिफ्यूज टू गिव हिज नेम और एड्रेस, अगर वह व्यक्ति नाम और एड्रेस देने से रिफ्यूज करता है, या इफ और द ऑफिसर कंसर्न सस्पेक्ट दैट द पर्सन, दोबारा पढ़ना, सबसेक्शन 3, इफ दैट पर्सन रिफ्यूज टू गिव हिज नेम एंड एड्रेस, कि वो पर्सन अपना नाम और एड्रेस देने से रिफ्यूज करता है, इनकार करता है, या इफ द ऑफिसर कंसर्न सस्पेक्ट, कि ऑफिसर को सस्पेक्ट लग रहा है, संदेह है कि दैट पर्सन इज गिविंग ए फॉल्स नेम एंड एड्रेस, उसने फॉल्स नेम और फॉल्स एड्रेस दिया है, या इंटेंटिंग टू एब्सकॉन्ड, उसका फरार होने का आशय है, तो सच ऑफिसर में अरेस्ट हिम विदाउट वारंट, विदाउट वारंट वो ऑफिसर उसको गिरफ्तार कर सकता है, जैसा सीआरपीसी के सेक्शन 41 में हम पढ़ते थे, बिना वारंट गिरफ्तारी कब कर सकता है। सेक्शन 20 की बात करते हैं। सेक्शन 20 क्या कहता है? संदिग्ध परिस्थिति के अधीन आयुध आदि का प्रवहन करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी। आप ऐसी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेज में आर्म्स को कैरी कर रहे हो तो ऐसे पर्सन की गिरफ्तारी की जा सकती है। क्या हो सकती है संदिग्ध परिस्थितियां? जैसे मैं मान के चलता हूं कि मैं एक रात में सुनसान जंगल में मोटरसाइकिल की लाइट बंद करके पीछे 2 गन टांग के और चुपचाप अंधेरे में जा रहा हूं गन को लेकर, और वो रास्ता भी नहीं है, मैं जंगल के अंदर लेकर जा रहा हूं। उस कंडीशन में पुलिस को, अगर मुझे रास्ते में पुलिस मिलती है तो वो मुझे गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है कि मैं रात में जा रहा हूँ, बिना 2 गन मैंने टांग रखी है, ऐसा रास्ता जो कॉमनली रास्ता नहीं है, जिससे आमतौर पे आवागमन नहीं होता, वहां से जा रहा हूँ, लाइट बंद कर रखी, तो उनको लगता है कि ये परिस्थितियां ऐसी है जिसमें मैं स्मगलिंग कर रहा हूँ, तो वो मेरे को गिरफ्तार कर सकते हैं। ये एक संदिग्ध परिस्थिति। और भी कई प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। अभी मैं एक फैमिलिकल केस भी सुनाऊंगा आपको इस मामले में, कि यहां कोई व्यक्ति किन्हीं आयुध या गोला बारूद को, चाहे उसके पास लाइसेंस हो या नहीं, कि किसी व्यक्ति को आर्म्स और एम्यूनिशन को, आयुध गोला बारूद को, चाहे उसके पास लाइसेंस हो या नहीं, ऐसी रीति में और ऐसी परिस्थितियों के अधीन वहन करता हुआ या प्रवहन करता हुआ पाया जाता है। या तो उसको कैरी कर रहा है या कन्वे कर रहा है, ठीक है, या तो लाइसेंस को ले, वो गनों को लेके जा रहा है या कन्वे कर रहा है, उसको पाया जाता है, जिससे यह संदेह करने का न्याय संगत आधार बनता है कि उसके द्वारा वे किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाने के आशय से ले जाए जा रहे हैं, कि वे ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में, भले ही उसके पास लाइसेंस हो या नहीं हो,
और ऐसे मैनर से, ऐसी परिस्थितियों के अधीन आर्म्स और गोला बारूद को वहन कर रहा है या परिवहन करता हुआ पाया जाता है, जहां ये डाउट है, ये संदेह है कि न्याय संगत आधार है कि उसके द्वारा वह किसी इलीगल पर्पज से, विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए यूज में किए जाने के आशय से ले जाए जा रहे हैं और वे ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ऐसी कंडीशन है तो कोई मजिस्ट्रेट, कोई पुलिस ऑफिसर या कोई लोक सेवक या फिर कोई रेल के अंदर है, विमान के अंदर है, जलयान के अंदर या परिवहन करने के लिए कोई अन्य साधन है, मतलब कार वार कोई भी प्रकार का साधन है, उसमें नियोजित या काम करने वाला कोई भी व्यक्ति है, उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है और जो आर्म्स गोला बारूद उसके पास मिले उसको सीज कर सकता है। एक कंडीशन बताता हूं कि कहीं समय पहले की बात है, एक मेरे ही जान पहचान वाले लोगों के बीच हुआ कि उसके एक फैमिली पर्सन की 2001 के आसपास झगड़ा हो गया और उस समय फोन इतने हुआ नहीं करते थे, जैसे मोबाइल वाला सिस्टम नहीं था, लैंडलाइन फोन होते थे। और जिस लड़के का झगड़ा हुआ, जैसे मान लो मेरा झगड़ा हो गया और मैंने अपने पिताजी को फोन कर किया कि मेरा झगड़ा हो गया और मुझे 100 लोगों ने घेर रखा है, तो मेरे पिताजी अपने पूरे परिवार को लेके और परिवार में जो भी लाइसेंस वाली गन थी उनको लेकर घटना स्थल की ओर, जो भी 20-30 किलोमीटर दूर है, वहां चल देते हैं। इन परिस्थितियों में क्या लगता है कि भले ही हमारे पास उन गनों के लाइसेंस थे नहीं थे, उन परिस्थितियों में लेके जा रहे थे, उस मैनर से लेकर जा रहे थे कि वहां पर जो मेरे पे हमला हो रहा था, तो मेरे मेरे हमले में जो मेरे पे हमला कर रहे थे उनसे लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे थे और मेरे को छुड़ाने के लिए कि वो मेरे को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हथियार लेके जा रहे थे। इस कंडीशन में जब वो गने लेकर जा रहे थे तो पुलिस भी वहां पर घटना स्थल पे पहुंच गई पहले, और पुलिस ने उस परिवार के लोगों को सबको गिरफ्तार कर लिया। 8-10 लोग थे और 2-3 गन्स लाइसेंस शुदा गन थी। बात की बात है कि कोर्ट के अंदर यह साबित हो जाता है कि हम पर हमला हुआ था और हम सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए गने लेकर जा रहे थे कि कोई नुकसान ना पहुंचे, इस कंडीशन में गन लेके जा रहे थे। तो बाद में ये साबित हो जाता है तो लाइसेंस वगैरह जो सस्पेंड होता है उसको वापस आपको प्रदान कर दिया जाता है। तो कोई व्यक्ति या तो आर्म्स या गोला बारूद लेकर, चाहे लाइसेंस हो या नहीं हो, ऐसी रीति से, मतलब चिप चिप के वो बंदूक लेके जा रहा है, ऐसी परिस्थितियों में कि वो दोपहर में बाय हाईवे भी वो गन लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था, पर वो रात को किसके अंदर जा रहा है, जो हाईवे के बगल में जो नाले वाले बने होते हैं उन नालों के अंदर छिपकर लाइसेंस वाले अंदर छिपकर एक बंदूक टांग कर ले जा रहा है या बंदूकों को छिपा कर ले जा रहा है। भले उसके पास लाइसेंस था, तो वहां यह संदेह करने का एक न्याय संगत आधार पैदा होता है कि यह व्यक्ति कोई विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए, इलीगल पर्पज के लिए ये गन लेकर जा रहा है और इसका प्रयोग कोई प्रयोजन में करेगा, किसी को मारने जा रहा है, आजकल इसकी दुश्मनी भी चल रही, ऐसी कोई कंडीशन है तो कोई मजिस्ट्रेट हो सकता है, कोई पुलिस ऑफिसर हो सकता है या लोक सेवक हो सकता है, या फिर कोई रेल का विमान में वायुयान भी आता है, ठीक है, या कोई जलयान है, या परिवहन के अन्य साधन है कि कोई भी अन्य साधन परिवहन के, कार मोटरसाइकिल वगैरह, उनमें जो भी नियोजित या काम करने वाला व्यक्ति है, नियोजित और काम करने वाला व्यक्ति रेल, विमान, जलयान में, परिवहन के अंदर अन्य साधन मतलब बस हो सकती है, तो बस में कंडक्टर ड्राइवर है, तो जो भी नियोजित या काम करने वाला व्यक्ति है वो विदाउट लाइसेंस उसको गिरफ्तार कर सकता है और जो आयुध और गोला बारूद उससे मिले उसको अभिग्रहित कर सकता है। बात समझ में आ गई कि कोई संदिग्ध परिस्थितियों में अगर आर्म्स को कैरी कर रहा है या कन्वे कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उस कंडीशन में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, चाहे लाइसेंस उसके पास हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लाइसेंस है तो भी आप गिरफ्तार कर सकते हो, आपको ऐसी कंडीशन लगती है। अरेस्ट ऑफ पर्सन कन्विंग आर्म्स, एक मिनट, अरेस्ट ऑफ पर्सन कन्वेइंग आर्म्स ईटीसी अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस where any person is found carrying or conveying any arms or ammunition whether covered by a license or not, कि वो आर्म्स या एम्यूनिशन लाइसेंस से कवर होते हैं या नहीं। अगर ऐसे लाइसेंस को कैरी करता हुआ या कन्वे करता हुआ फाउंड होता है, कोई भी व्यक्ति पाया जाता है, इन सच मैनर
Under such circumstances, aid to afford just ground of suspicious that the same are or being carried by him with intent to use him. Under such circumstances, age to affords just ground of suspicion that same are or the being carried by him is intent to use them or that the same may be used for any unlawfully purpose. इलीगल पर्पज या अनलॉफुली पर्पज के लिए भी यूज किया जा सकते हैं। अगर ऐसा किसी को सस्पिशियस है, संदेह है, तो उस अवस्था में मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर या एनी अदर पब्लिक सर्वेंट या एनी पर्सन एम्प्लॉय या वर्किंग ऑन रेलवे, एयरक्राफ्ट, वेसल मतलब जलयान, व्हीकल हो सकता है या एनी अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो भी परिवहन के साधन है उनका में काम करने वाला व्यक्ति या एम्प्लॉय may arrest him without warrant or seize from him such arms or ammunition. विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है, जो आर्म्स एम्यूनिशन उसके पास पाए जाते हैं उनको सीज कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं सेक्शन 18, 19, 20 आपको समझ में आए होंगे। 21, 22, 23, 24, 24A और 24B 6 सेक्शन और बच रहे हैं हमारा थेफ्ट सिलेबस से। आज 15 तारीख है, 16 तारीख को हो सकता है मैं 2 क्लासें डाल दूं या एक 16 को डाल दूं और एक 17 तारीख को डाल दूं। 17 को डालूंगा तो मैं आपका थेफ्ट 18 को रख दूंगा। तो जैसे ही 24B पूरा होगा आपका थेफ्ट आपके ग्रुप में आ जाएगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं 1-2 दिन परेशानी से गुजर रहा हूँ, उसके बाद मैं वापस अपनी मूल जगह चला जाऊंगा तो पढ़ाई का क्लासेज का सेटअप और टाइम थोड़ा ठीक हो जाएगा। असुविधा के लिए खेद है। मेहनत करते रहिए, लगातार बने रहिए। थैंक यू सो मच।